बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक टपास में होंगे। आज लेक्चर नंबर 10 रिकॉर्ड करने जा रहे हैं और ये वेव्स चैप्टर नंबर जो कि वेव्स के से रिलेटेड है। ये पीएमसी के स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक बिल्कुल आइन मुताबिक है। पहली बात तो ये है कि एमसीक्यू शुरू करने से पहले मैं आपके साथ कुछ वेव्स डिस्कस करता हूँ कि आप वेव्स जानते हैं कि भी नहीं। उम्मीद है कि आपको पता होगा, लेकिन फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम्स होंगे तो फिर मैं आपके साथ ये शेयर करता हूँ कि व्हाट इज़ वेव्स। ठीक है, डू यू नो दैट वेव्स हमारे पास एक्चुअली इट इज़ सम सॉर्ट ऑफ डिस्टर्बेंस, सम काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस इन द मीडियम। किसी मीडियम में कुछ काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस है दैट कैन प्रोपेगेट्स, that can transport energy, that can transport momentum from one point to another point. So then there are the waves. They have been divided, they have been categorized into different forms. There are two major types of waves. The first one is called longitudinal waves, ठीक है, and the second one is called transverse wave. Actually, we are talking about that these waves have been distributed into two kinds on the basis of the motion of the particle. ये कौन से basis पर इनको डिवाइड किया? on the basis of motion of the particle के लिहाज से इनको दो waves में तकसीम किया गया है। फर्स्ट है longitudinal waves। longitudinal waves किसे कहते हैं? what is longitudinal waves? असल में longitudinal waves जो है वो ये ऐसे waves होते हैं जिसमें पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम जो होते हैं, मीडियम के जो पार्टिकल्स होते हैं ये वाइब्रेशन करते हैं और वो पैरेलल होते हैं। किसके साथ पैरेलल होते हैं? टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन और के डायरेक्शन में बिल्कुल पैरेलल होते हैं। जिस तरह आपने सुना होगा, इसका एग्जांपल है साउंड वेव्स जो है ये हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है। ये इसके कौन से? ये स्प्रिंग के फॉर्म में होते हैं। स्प्रिंग तो आपने वैसे भी सुना होगा, देखा होगा। स्प्रिंग जो है, जब आप किसी स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं तो स्ट्रेचिंग के बाद जब इसको आप छोड़ते हैं तो इसमें जो आपके इसी तरह होते हैं, कुछ जगह जो है ये कंप्रेस होते हैं और कुछ जगह रिलैक्स होते हैं। जो जगह कंप्रेस होते हैं इसको हम कहते हैं कंप्रेशन। इसको हम क्या कहते हैं? कंप्रेशन। शाबाश। और जो जगह रिलैक्स होते हैं इसको हम कहते हैं रेयरफैक्शंस। इसको हम क्या कहते हैं? रेयरफैक्शंस कहते हैं। ठीक है, और इसके जो पार्टिकल्स आर द मीडियम इसी तरह वाइब्रेट होते हैं, इसी तरह टू एंड फ्रो वाइब्रेट होते हैं। लिहाजा वेव्स की जो डायरेक्शन है ये डायरेक्शन भी यही है और इसके जो ऑसिलेशन ऑफ द मीडियम है ये भी इसी डायरेक्शन में। इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास ये द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आर एक्चुअली वाइब्रेटिंग पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। नाउ ट्रांसवर्स वेव्स जो है इसमें जो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम होते हैं ये परपेंडिकुलर होते हैं। परपेंडिकुलर ये आपने सुना होगा, जवानी के ज़माने में मैट्रिक में आपने पढ़ा होगा कि ये हमारे पास एक रस्सी है। रस्सी को इसका एक साइड जो है इसको मैंने टाइट बांधा है और दूसरी साइड को मैं एक जर्क देता हूँ ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, तो इसमें एक डिस्टर्बेंस पैदा होती है और ये डिस्टर्बेंस जो है ये जहाँ से आपने जर्क दिया है ये वहीं से शुरू होता है और यहाँ तक पहुँचता है। तो इसमें अगर आप देखिए, इसमें वेव्स के प्रोपेगेशन का जो डायरेक्शन है ये वाला है और इसका जो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम है या ये नीचे की तरफ या डिस्टर्ब होते हैं या ऊपर की तरफ ये ऑसिलेट होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी 90 एंगल बनती है और यहाँ पर भी 90 एंगल बनती है। लिहाजा हम ये कहते हैं कि प्रोपेगेशन और पार्टिकल्स के डिस्टर्बेंस के डायरेक्शन में 90 एंगल होता है। दैट इज वाई सच टाइप ऑफ वेव्स आर कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव्स। दैट इज दोज वेव्स इन विच द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आर वाइब्रेटिंग परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, दे आर कॉल्ड ट्रांसवर्स। उम्मीद है कि आपको ये आपको आसान होगा, ये आपको समझ आया होगा। और इससे पहले भी ये आपको ज़रूरी बात है कि आपको ये कम से कम आनी चाहिए कि व्हाट आर वेव्स। दे आर एक्चुअली ऑन द बेसिस ऑफ द मोशन ऑफ द पार्टिकल। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दूसरी हमारे पास एक टाइप है ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी जो प्रोपेगेट करती है ये कौन सी? ये दो किस्म के होते हैं। फिर वेव्स को यहाँ पर फिर डिवाइड किया गया। एक को हम कहते हैं प्रोग्रेसिव
वेव्स, और दूसरे को हम कहते हैं स्टेशनरी वेव्स या स्टैंडिंग वेव्स भी कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मुझसे भूल गया, ट्रांसवर्स वेव्स को हम शेयर वेव्स भी कहते हैं, शेयर वेव्स भी कहते हैं, और इसको हम कंप्रेशनल वेव्स भी कहते हैं, कंप्रेशनल वेव्स। ठीक है, प्रोग्रेसिव वेव्स कौन से वेव्स होते हैं? ऐसे वेव्स जो कि एक पॉइंट से एनर्जी दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफर करती है, इसको हम कहते हैं प्रोग्रेसिव वेव्स। ठीक है, और स्टेशनरी या स्टैंडिंग वेव्स में हमेशा के लिए एनर्जी जो है ये एनर्जी ट्रांसफर नहीं होती, एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी नॉट ट्रांसफर्ड, एनर्जी इसमें ट्रांसफर नहीं होती एक जगह। हाँ, वाइब्रेट तो होती है, वाइब्रेशन होती है, लेकिन यहाँ पर ये एनर्जी दो पॉइंट्स के दरमियान लॉक होती है, इसको हम कहते हैं स्टैंडिंग या स्टेशनरी वेव्स। और प्रोग्रेसिव वेव्स में जो है पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम जो है, दूसरी इसमें जो डिफरेंस है, इसमें पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम जो है इसकी सारे पार्टिकल्स की वाइब्रेशन एक जैसी नहीं होते हैं, इन सारे पार्टिकल की वाइब्रेशन नॉट द सेम, ये एक जैसी नहीं होती, लेकिन यहाँ पर जो है सारे पार्टिकल की वाइब्रेशन जो है ये सेम होती है, एक ही टाइम पर इसकी वाइब्रेशन क्या होती है, अप होती है, और यहाँ एक ही पॉइंट पर डाउन हो जाती है। इसी तरह इसमें हमारे पास स्टेशनरी वेव्स में हमारे पास कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो कि रेस्ट में होते हैं, सम पार्टिकल्स आर एट रेस्ट, बट इन द केस ऑफ प्रोग्रेसिव वेव्स नो पार्टिकल इज एट रेस्ट, कोई भी पार्टिकल जो है रेस्ट में नहीं होते, लिहाजा यहाँ पर ये तीसरी डिस्टिंग्विश हो गई, डिस्टिंक्शन है। इसी तरह और चौथी हमारे पास है कि यहाँ पर जो है ये मोमेंटम, प्रोग्रेसिव वेव जो है ये मोमेंटम एनर्जी और मोमेंटम को ट्रांसफ़र करते हैं, एनर्जी और मोमेंटम को ट्रांसफ़र करते हैं, लेकिन यहाँ पर नो ट्रांसफ़र ऑफ मोमेंटम एंड एनर्जी। ठीक है, ये तो कुछ शॉर्ट सी हमारे पास इंट्रोडक्शन थी। और चौथी जो हमारे पास तीसरी जो हमारे पास हमने जो वेव्स को डिस्ट्रीब्यूट किया है, ये हमारे पास है on the basis of on the basis of on the basis of रिक्वायरमेंट ऑफ मीडियम, रिक्वायरमेंट ऑफ मीडियम के लिहाज से हमारे पास दो किस्म की वेव्स है, एक को हम कहते हैं मैकेनिकल वेव्स और दूसरे को हम कहते हैं नॉन मैकेनिकल वेव्स। ठीक है, मैकेनिकल वेव्स ऐसे वेव्स को कहते हैं विच नीड्स मीडियम फॉर द प्रोपेगेशन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, वाइल नॉन मैकेनिकल मीडियम जो है ऐसे वेव्स होते हैं जिसको नो मीडियम, इसको मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, ये बग़ैर मीडियम की भी प्रोपेगेट होती है। लाइक द एग्जांपल ऑफ द नॉन मैकेनिकल वेव्स आर लाइट एंड द मैकेनिकल आर द वाटर वेव्स, या साउंड वेव्स आर द एग्जांपल ऑफ नॉन मैकेनिकल। चलो आगे जाते हैं एमसीक्यूज़ की तरफ। एमसीक्यूज़ नंबर फर्स्ट हमारे पास है, एमसीक्यूज़ नंबर फर्स्ट। ठीक है, एमसीक्यूज़ नंबर फर्स्ट है कि which of the following is true regarding the longitudinal waves at compression। कंप्रेशन में आपके ख्याल में कंप्रेशन पर, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में कंप्रेशन पर कौन सा आपके ख्याल में ठीक होगा? प्रेशर, पी प्रेशर, रो डेंसिटी, टी टेम्परेचर इंक्रीज एंड वी मतलब वॉल्यूम। आपके ख्याल में प्रेशर, इन डेंसिटी, टेम्परेचर ये इंक्रीज होते हैं और वॉल्यूम डिक्रीज। दूसरी बात ये वाला इंक्रीज और वॉल्यूम इंक्रीज। तीसरी बात ये सारे फैक्टर डिक्रीज, नन ऑफ देम। आपके ख्याल में कौन सी होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? शाबाश, वीडियो को पास कीजिए और बताइए खुद, मेरे एक्सप्लेन करने से पहले आप खुद बताइए। चलो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ, देखिए शाबाश। मैं यहाँ पर बनाता हूँ, मैं यहाँ पर मैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को यहाँ पर बनाता हूँ। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ऐसे वेव्स को कहते हैं जहाँ पर कंप्रेशन और रेयरफैक्शन बनते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप देखिए यहाँ पर मैंने एक कंप्रेशन बना लिया, ठीक है, इसको हम कहते हैं कंप्रेशन, और दूसरा मैंने बना लिया रेयरफैक्शन मैंने बना लिया। अभी देखिए यहाँ पर अगर मैंने कंप्रेशन बनाया है तो याद रखिए कंप्रेशन में पार्टिकल जो है, पार्टिकल ये कंप्रेस हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? कंप्रेस। कंप्रेस का मतलब ये है कि यहाँ पर पार्टिकल ऑफ द मीडियम जो है ये ओवरक्राउडेड बन जाते हैं। कितने कहाँ क्या बन जाते हैं? ओवरक्राउडेड बन जाते हैं। ठीक है, तो और यहाँ पर पार्टिकल जो है ये रिलैक्स हो जाते हैं। रिलैक्स का मतलब ये एक दूसरे से दूर हट जाते हैं। तो आपके ख्याल में इधर देखिए
यहाँ पर इससे आपसे पूछते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द लैंगिट्यूडनल वेव्स एट कंप्रेशन। कंप्रेशन पर यहाँ इसी पॉइंट पर कौन कौन से फैक्टर्स हो ठीक है। यहाँ पर आप देखिए, अगर पार्टिकल एक दूसरे के करीब आ गए तो इसका मतलब ये प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि पार्टिकल एक दूसरे के साथ करीब प्रेशर कहते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया को कहते हैं। फोर्स पर यूनिट एरिया ज़्यादा लगेगा, फोर्स ज़्यादा लगेगा पर यूनिट एरिया पर, लिहाजा प्रेशर बढ़ जाएगा। हाँ, पहली बात। दूसरी बात यह है, अगर प्रेशर बढ़ गया तो पार्टिकल एक दूसरे के साथ करीब करीब आ जाएंगे। करीब करीब का मतलब यह है, डेंसिटी आप जानते हैं, यस आप जानते हैं, मास पर यूनिट वॉल्यूम में को कहते हैं। एक यूनिट वॉल्यूम में यहाँ पर देखिए, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ पर 12 पार्टिकल्स है। मतलब यूनिट वॉल्यूम में यहाँ पर पार्टिकल ज़्यादा होंगे तो डेफिनेटली बात है कि यहाँ पर मास ज़्यादा होगा। मास ज़्यादा का मतलब है कि यूनिट वॉल्यूम में मास ज़्यादा होने का मतलब है डेंसिटी ज़्यादा होगा। ठीक है, इसी तरह ये भी हो गया, हाँ, प्रेशर भी ज़्यादा हो गया, डेंसिटी भी ज़्यादा हो गई। और इसके साथ साथ अगर पार्टिकल एक दूसरे के साथ करीब करीब है तो इसका मतलब ये एक दूसरे के साथ कोलाइड भी ज़्यादा हो जाती है, और कोलिजन के नतीजे में इसमें ये टेम्परेचर इसका जो होगा ये भी ज़्यादा हो जाएगा। तो मतलब ये है कि प्रेशर डेंसिटी एंड टेम्परेचर ये तो इंक्रीज होते हैं। चलो वॉल्यूम की तरफ आते हैं। हाँ, अगर वॉल्यूम का क्या मतलब है, कंप्रेशन का मतलब ये है कि यहाँ पर पार्टिकल जो है ये एक दूसरे के साथ करीब आते हैं, तो करीब आने से वॉल्यूम क्या हो जाएगा, शाबाश, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट। प्रेशर डेंसिटी एंड टेम्परेचर इंक्रीज वाइल वॉल्यूम डिक्रीज, शाबाश। यहाँ पर देखिए प्रेशर डेंसिटी टेम्परेचर इंक्रीज, यस ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज होता है, नो, वॉल्यूम तो रेयर फ्रैक्शन में इंक्रीज होता है, लिहाजा ये वाला गलत है। इसी तरह ये यहाँ पर देखिए ये सारे इंक्रीज डिक्रीज होते हैं, ये भी गलत है कंप्रेशन पर। ठीक है, ओके चलो नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ जाते हैं। एमसीक्यूज नंबर 2 जो है एमसीक्यूज नंबर 2 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द मैकेनिकल वेव्स। आपके ख्याल में मैकेनिकल वेव्स में कौन सा ठीक होगा। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है इससे पहले मैंने आपको मैकेनिकल वेव्स डिस्कस की कि मैकेनिकल वेव्स ऐसे वेव्स होते हैं जिसके लिए इट रिक्वायर्स मीडियम। इसके लिए किसकी चीज़ की ज़रूरत होती है, इट रिक्वायर्स मीडियम। इसके लिए मीडियम की ज़रूरत है। अगर यहाँ पर मीडियम है तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इसकी स्पीड क्या होगी, स्पीड ज़्यादा होगी। अगर मीडियम है तो स्पीड, अगर मीडियम इलास्टिक है, अगर मीडियम है तो स्पीड ज़्यादा है। अगर मीडियम नहीं है, इफ़ देयर इज़ नो मीडियम, अगर मीडियम नहीं है तो याद रखिएगा स्पीड ऑफ द मैकेनिकल वेव्स विल इक्वल टू 0। मतलब ये है कि ये मैकेनिकल वेव्स डिपेंड करता है मटेरियल पर, डिपेंड करता है। अगर मैटर है तो वेव्स ज़्यादा होंगी, अगर मैटर नहीं है तो वो वेव्स नहीं होंगे। जिस तरह ये सवाल पिछले भी एमसीक्यूज में आया था कि इफ़ अ बम ब्लास्ट ओवर द सरफेस ऑफ द मून, सो इन हाउ मच टाइम विल वी हेयर इट। अगर सरफेस ऑफ मून पर एक बम ब्लास्ट हो जाए तो कितने टाइम में इसका आवाज़ हमें सुनाई देगा। तो याद रखिए वहीं पर मीडियम नहीं है और साउंड वेव्स हमारे पास मैकेनिकल वेव्स है, मतलब मीडियम की ज़रूरत है। वहीं पर कुछ मीडियम नहीं है, लिहाजा वहीं पर हमें कुछ भी साउंड सुनाई नहीं देगी, क्योंकि वहीं पर हमारे पास मीडियम नहीं है। ठीक है, हाँ, इसी तरह अगर मीडियम की इलास्टिसिटी का मतलब है अगर मीडियम अपनी पोजीशन को वापस आसानी से आ सकता है और जल्दी आ सकता है, तो इसका मतलब ये वहीं पर स्पीड ज़्यादा होगा, क्योंकि ये असल में मैकेनिकल वेव्स है। मैकेनिकल वेव्स का मतलब ये है कि अगर स्पीड अगर लचकदार है, डेंसिटी इलास्टिसिटी ज़्यादा है तो यहाँ पर स्पीड ज़्यादा होगा। लिहाजा यहाँ पर देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन आपके ख्याल में बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा। यहाँ पर अगर मीडियम है, अगर मीडियम नहीं है तो इसका मतलब ये है अगर मीडियम गैस है तो गैस में स्पीड कम होगा। इसी तरह अगर मीडियम लिक्विड है तो लिक्विड में और भी कम होगा। अगर सॉलिड है तो इसमें अगर गैस में कम होगा, इसमें लिक्विड में थोड़ा सा ज़्यादा होगा और सॉलिड में और भी ज़्यादा होगा। तो याद रखिए जिसका इलास्टिसिटी ज़्यादा होगा इसका क्या होगा, क्योंकि आपको पता है कि इट डिपेंड अपॉन द इलास्टिसिटी डिवाइड बाय डेंसिटी। अगर इलास्टिसिटी ज़्यादा है तो वहीं पर स्पीड ज़्यादा होगा। तो सॉलिड्स आर मोर एंड मोस्ट इलास्टिक देन लिक्विड एंड लिक्विड इज मोर इलास्टिक देन गैसेज। लिहाजा दिस ऑप्शन इज द करेक्ट। सॉलिड में स्पीड सबसे ज़्यादा होगा, इसके बाद लिक्विड में ज़्यादा होगा, इसके बाद गैस, मतलब गैस में सबसे कम स्पीड होगा। ठीक है, समझ आ गई बात। चलो आगे जाते। एमसीक्यू नंबर 3 हमारे पास है कि इफ द टेंशन इन स्ट्रिंग इज मेड डबल्ड। यहाँ पर देखिए शाबाश, टेंशन जो है ये फाइनल टेंशन जो है इनिशियल से डबल हो गया है, मतलब जिस तरह आपका डबल हो गया है टेंशन न ले, ठीक है, टेंशन लेने के लिए नहीं है, ये देने के लिए होता है। और अब मैं आपको एक गुजारिश करता हूँ कि ना आप किसी को टेंशन दे दिया ना खुद ले ले, ठीक है। हाँ चलो
यहाँ पर टेंशन स्ट्रिंग में टेंशन डबल किया गया है और मास पर यूनिट वॉल्यूम जो है ये हार्ड कर दिया गया है। मास 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 पर यूनिट लेंथ ये इसको हाफ कर दिया गया है, हाफ। ठीक है, हाफ का मतलब ये है कि ये इनिशियल से ये कम कर दिए गए। याद रखिए डियर स्टूडेंट्स के हम मास पर यूनिट लेंथ को हम कहते हैं स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब मैं इसी तरह लिख सकता हूँ कि स्मॉल एफ जो है मास पर यूनिट लेंथ जो है दिस इज हार्ड का मतलब क्या होगा, हाफ हो गया है। ठीक है, ये दो कंडीशन आपको दी गई है कि टेम्परेचर टेंशन जो है ये डबल कर दिया गया है और मास पर यूनिट लेंथ ये हाफ कर दिया गया है। आपसे पूछते हैं कि व्हाट शुड बी द स्पीड ऑफ द वेव्स। ठीक है, एमसीक्यूज मैंने इसलिए दिया है ताकि ये फार्मूला मैं आपको क्लियर कर दूं कि यहाँ पर एक फार्मूला हम इस्तेमाल करते हैं। और प्यारे बच्चों आपको पता है कि यहाँ पर फार्मूला हमारे पास है, स्पीड ऑफ द वेव्स इज इक्वल टू टेंशन डिवाइडेड बाय एम। क्या, द स्पीड ऑफ द वेव इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टी डिवाइड बाय एम। यहाँ पर टी का मतलब है टेंशन और एम का मतलब है मास पर यूनिट लेंथ। ठीक है, यहाँ पर पुट कीजिए शाबाश। यहाँ पर एमसीक्यूज ये डेटा जो है ये इंतहाई आसान एमसीक्यूज मैंने दिया है। इससे आगे एक एमसीक्यूज है, इसमें थोड़ा सा ट्रिक है शाबाश। देखिए यहाँ पर आपके पास आएगा v इक्वल टू टी की जगह मैं लिख सकता हूँ 2t, क्योंकि टेंशन टू डबल कर दिया गया है। और यहाँ पर m की जगह और जो नीचे जो आपको m नज़र आता है इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ हाफ ओ एम आई। शाबाश। तो आप इसके आपके पास फाइनल वेलोसिटी होगा टू टू टी और ये डबल डिवीजन है, ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो आपके पास आएगा मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय एम अंडर रूट। तो आपके पास आएगा फाइनल इज इक्वल टू 2/4। जब भी आपके पास अंडर रूट में एक पेयर आता है, पेयर का मतलब है दो चीज़ आती है, हाँ, ये 2 यहाँ पर भी यहाँ पर 2 दफ़ा आ गया है, तो इसका मतलब ये इससे एक निकाल जाएंगे तो आपके पास आएगा टी डिवाइडेड बाय एम। तो इसका मतलब ये हो गया कि फाइनल स्पीड इज इक्वल टू इनिशियल का क्या हो गया, डबल हो गया, डबल ऑफ द इनिशियल। ये तो आसान एमसीक्यूज है, तो दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन है। चलो एमसीक्यूज नंबर 4 की तरफ चलते हैं। एमसीक्यूज नंबर 4 की तरफ जाइए। ये है, इसमें पूछते हैं आपसे, कहते हैं कि यहाँ पर आपके पास two strings of the same nature but tension is in the first is made twice and the other and in but other and the diameter is quadruple। यहाँ पर आपसे यहाँ पर टू स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग आप जानते हैं, यस। स्ट्रिंग का मतलब है एक कार्ड, एक रस्सी है हमारे पास। एक में स्ट्रिंग, यहाँ एक में टेंशन ज़्यादा है द टेंशन इन द फर्स्ट स्ट्रिंग इज ट्वाइस। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ T1 इज इक्वल टू 2T2। यहाँ पर ये वायर नंबर 2 हो गया, या वायर नंबर फर्स्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पहले वायर में टेंशन ज़्यादा है, मतलब ये ज़्यादा टाइट है, और दूसरे में दूसरे से डबल है, तो मैंने लिखा है T1 इज इक्वल टू 2T2। ठीक है, टेंशन नंबर 2 से टेंशन नंबर 1 ज़्यादा है, इससे दो गुना ज़्यादा है। ठीक है, एंड डायमीटर इज क्वाड्रपल। डायमीटर इज द क्वाड्रपल का मतलब ये वाला वायर जो है, ये पहला वायर, ये इसका डायमीटर ज़्यादा है। डायमीटर मतलब ये इसका D1 इज इक्वल टू 4D2, ये मोटा वायर है। ठीक है, तो आपके ख्याल में आपसे पूछते हैं कि व्हाट शुड बी द स्पीड ऑफ द वेव्स रिस्पेक्टिवली। इसमें स्पीड ऑफ वेव्स क्या होगा, मतलब V1 रेशो V2 क्या होगा, व्हाट शुड ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट आपके ख्याल में। शाबाश, बताइए, वीडियो को पास कीजिए फिर बताइए चलो मैं बताता हूँ, देखिए शाबाश। यहाँ पर मेरे पास एक चीज़ है, मैं इसको इसी तरह लिखता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हमारे पास जो फार्मूला है, इससे पहले मैंने आपको फार्मूला लिखा था कि आपके पास फार्मूला है v इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द वेव्स इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द वेव्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टी डिवाइडेड बाय एम, स्मॉल एम। ठीक है, इसको अगर मैं कन्वर्ट कर लूँ किसी और फैक्टर में कन्वर्ट करूँ, मतलब इससे मैं डायमीटर और टेंशन तो वैसे इसमें आपको नज़र आता है। ठीक है, एम को कन्वर्ट करें, एम हमारे पास है मास। ठीक है, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि ये आपके पास इसी तरह होगा कि वेलोसिटी इज इक्वल टू, वेलोसिटी नहीं स्पीड है। ठीक है, स्पीड इज इक्वल टू टी डिवाइड बाय एम। एम को मैं इस तरह लिख सकता हूँ कैपिटल एम डिवाइड बाय एल। ये एल ऊपर चला जाएगा, आपके पास आएगा शाबाश टी मल्टीप्लाई बाय एल डिवाइडेड बाय कैपिटल एम। ठीक है, टी गोर, शाबाश। और प्यारे बच्चों, आपको मालूम है कि मास पर यूनिट वॉल्यूम को हम एक और चीज़ से याद करते हैं, इसको हम कहते हैं डेंसिटी। ठीक है, तो आपके पास आएगा मास इज इक्वल टू
डेंसिटी टाइम्स वॉल्यूम। शाबाश। अभी इसको पुट कीजिए, इसको यहाँ पर पुट कीजिए, आपके पास आएगा स्पीड ऑफ द वेव्स इज इक्वल टू, शाबाश, क्या आएगा, टी मल्टीप्लाई बाय एल। ये तो वैसे भी मौजूद है ऑलरेडी, और एम की जगह मैं लिख सकता हूँ रो मल्टीप्लाई बाय वी। रो हमारे पास डेंसिटी है और रो वी हमारे पास वॉल्यूम है। शाबाश। वॉल्यूम आपके पास बराबर होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू ऑफ एनी बॉडी इज इक्वल टू एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ। इसी तरह होते हैं आपके पास प्यारे बच्चों, आएगा टी मल्टीप्लाई बाय एल डिवाइड बाय रो इंटू ए मल्टीप्लाई बाय एल। शाबाश। इसमें कोई चीज़ बस चीज़ इसमें कट होती है, देखिए शाबाश, कौन कौन से फैक्टर्स कट हो जाते हैं, ये एल एल के साथ कैंसिल हो जाएगा। आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बचेगा, टेंशन लीजिए, ठीक है, टेंशन लेने के लिए नहीं होता, ठीक है, अभी ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। शाबाश। आपके पास आएगा इज इक्वल टू टी डिवाइड बाय ए। शाबाशी, गुड। यहाँ पर आपको एक चीज़ नज़र आता है, इसको आप एरिया कहते हैं, और यहाँ पर आपसे पूछा भी गया है, आपको दिया गया है रेडियस और डायमीटर, तो इस एरिया को रेडियस और डायमीटर के टर्म में लिखिए तो आपका मसला हल हो जाएगा। चलो मैं इस दूसरे पेज पर लिखता हूँ, देखिए शाबाश, आपके पास आएगा, साथ साथ इसी क्वेश्चन को भी देखिए और इसमें भी मैं ये सॉल्व करता हूँ। शाबाश। आपके पास आएगा, शाबाश प्यारे बच्चों, गुड, आपके पास आएगा स्पीड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टी डिवाइडेड बाय डेंसिटी एंड एरिया। शाबाश। एरिया आपको पता है, किसी भी वायर का एरिया हमारे पास बराबर होता है बाय आर स्क्वायर के। पुट कीजिए, आपके पास आएगा स्पीड इज इक्वल टू टेंशन डिवाइड बाय डेंसिटी इंटू शाबाश, इसकी जगह मैं क्या लिखूँ, पाई आर स्क्वायर। शाबाश। अगर डियर स्टूडेंट्स, अगर अंडर रूट में कोई स्क्वायर आ जाए तो याद रखिए दोनों कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ आर बाहर आ जाएगा। आपके पास आएगा वी इज इक्वल टू अंडर रूट टी डिवाइडेड बाय आर, ये ऊपर, इसको मैं अंडर रूट से निकालूंगा और आपके पास आएगा रो इंटू पाई, ठीक है। यहाँ पर आपसे अभी सवाल मुश्किल हल हो गया। यहाँ पर ये सवाल मैंने क्यों आपको इसमें शामिल कर दिया गया, क्योंकि मैं यहाँ पर एक शॉर्टकट लिखने वाला हूँ, और शॉर्टकट अपने पास नोट कीजिए। शॉर्टकट आपके पास आएगा डियर बच्चों, प्यारे बच्चों, आपके पास आएगा अंडर रूट ऑफ टी वन, वी वन इज इक्वल अंडर रूट ऑफ टी वन डिवाइडेड बाय शाबाश आर वन। आर वन का मतलब यहाँ पर देखिए, और रो और पाई तो वैसे भी कांस्टेंट है, लिहाजा क्योंकि यहाँ पर सेम नेचर का वर्ड इस्तेमाल किएगा, मतलब अगर यहाँ पर कार्ड जिस चीज़ का भी है तो ये कार्ड भी इसी चीज़ का होगा, ठीक है। तो मैंने इस दोनों को धुड़ा कर दिया, धुड़ा कर, आप जानते हैं धुड़ा का मतलब ये मैंने ख़त्म कर दिए, कैंसिल कर दिए, इसको मैंने एक्सक्लूड कर दिया, इसको मैंने इग्नोर कर, क्योंकि इसमें ये दोनों तो वैसे भी कांस्टेंट है। तो आपके पास V1 आएगा और V2 ये आएगा, शाबाश, अंडर रूट ऑफ T2 डिवाइड बाय R1, ठीक है, सॉरी R2। और आपको पता है कि डायमीटर जो है और रेडियस का आपस में क्या रिलेशन है, 2R है, तो आर आपके पास आएगा D डिवाइड बाई 2 आएगा। तो आप इसी तरह भी लिख सकते हैं कि V1 इज इक्वल टू, शाबाश, D2 तो कांस्टेंट है तो आपके पास आएगा T1 डिवाइडेड बाय, शाबाश, क्या आएगा, D1। सिमिलरली V2 आपके पास आएगा T2 डिवाइडेड बाय D2। समझ आ गई बात? अगर अब भी समझ नहीं आई तो दोबारा देखिए। शाबाश। यहाँ पर फिर से सॉल्व करता हूँ। शाबाश। आपके पास शॉर्टकट आएगा, शॉर्टकट मैंने ये लिखा, शॉर्टकट जो मैं अभी ये सवाल मैंने किया तो इसीलिए मैं किया कि वेलोसिटी इज इक्वल टू टेंशन डिवाइडेड बाय रेडियस या डायमीटर, ठीक है। आपके पास ये फार्मूला हो गया। यहाँ पर आपसे पूछते हैं कि द फर्स्ट स्ट्रिंग में जो है टेंशन डबल है और डायमीटर ये 4 टाइम है। अभी यहाँ पर पुट कीजिए, बात ख़त्म। शाबाश। V1 डिवाइड बाई V2 इज इक्वल टू T1 की जगह यहाँ पर देखिए क्या है, ए मैंने आपको बताया था कि ये टेंशन के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है। ए इधर देखिए, टेंशन के साथ डायरेक्टली और रेडियस के साथ इनवर्सली रिलेटेड है, डायमीटर के साथ भी इनवर्सली रिलेटेड है। तो आपके पास टेंशन क्या कर दिया है, टेंशन ऑफ द फर्स्ट वायर, टेंशन ऑफ द फर्स्ट वायर कितना है, चलो मैं इसको इस तरह लिखता हूँ, T1 डिवाइड बाई D1, ठीक है। और सिमिलरली डिवाइडेड बाय, इसी डिवाइड को मैं लिख लिया। V2 का क्या आएगा, V2 का आएगा T2 डिवाइड बाय D2, मतलब इसको आपके पास आएगा, ए बच्चों देखिए, शाबाश, T1 डिवाइडेड बाय D1, ये बाहर है, ठीक है। और इसी तरह डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन से में तब्दील करने से आपके पास आएगा शाबाश, अभी पुट कीजिए, शाबाश, आपके पास अभी आएगा
T1 की जगह क्या पुट कर लूँगा, T1 हमारे पास टेंशन कितना है, इधर देखिए टेंशन आपके पास है डबल ऑफ द T2, ठीक है, और डायमीटर ऑफ D1 है 4 टाइम ऑफ द T2, शाबाश। आपके पास आएगा टेंशन इज इक्वल टू 2T2 एंड होल अंडर रूट डिवाइडेड बाय D1 की जगह मैं लिख सकता हूँ 4D2 क्योंकि ये 4 गुना ज़्यादा है D2 से, और आपके पास T2 आएगा, ठीक है। याद रखिए ये D2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, और ये अंडर रूट 2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट T2 आपके पास ऊपर बचेगा अंडर रूट 2 और नीचे 4 है, ठीक है प्यारे बच्चों। अभी जाइए आपके पास आएगा शाबाशी, मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, 4 को और भी सिंप्लीफाई करें, आपके पास आएगा अंडर रूट 2 और 2 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है, अंडर रूट, यस। तो आपके पास आएगा ऊपर आपके पास एक अंडर रूट इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, आपके पास नीचे आएगा 1 ओवर अंडर रूट 2, 1 ओवर अंडर रूट 2 और रेशो 1, ठीक है। दिस इज द करेक्ट आंसर, 1 ओवर रेशो अंडर रूट 2, 1 रेशो अंडर रूट 2, ठीक है, 1 ऊपर आ गया, आपके पास जवाब है 1, क्या आ गया जवाब यहाँ पर देखिए शाबाश, 1 ओवर अंडर रूट 2 रेशो 1, ये तो मैंने लिखा है 1 रेशो अंडर रूट 2, यही नहीं है, ई नंबर लिखता हूँ 1, आपके पास जवाब है क्या जवाब आ गया है, जवाब है 1 ओवर अंडर रूट 2, 1 ओवर अंडर रूट 2 रेशो 1, दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। कहने का असल में मतलब ये हो गया कि यहाँ पर जो आप सवाल करने जा रहे हैं टेंशन के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है और डायमीटर के साथ इन्वर्सली रिलेटेड है, ठीक है, ये अपने पास नोट कीजिए। चलो एमसीक्यूज नंबर नेक्स्ट की तरफ जाते हैं। हाँ प्यारे बच्चों, में थोड़ा सा यहाँ पर गलत हो गया, आई एम सॉरी फॉर देट। यहाँ पर मैंने इधर देखिए प्रीवियस वाला सवाल कि यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, मैं कैलकुलेशन में थोड़ा सा गलत हो गया, इधर देखिए ऊपर अंडर रूट 2 है और नीचे 4 है, तो इसको मैं इस तरह लिखूँगा, ये गलत है, ठीक है, आई एम सॉरी फॉर देट। अंडर रूट 2 और मैं 4 को इसी तरह लिख सकता हूँ 2/2, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, यस। तो आपके पास आएगा अंडर रूट 2 ऊपर और नीचे 2 को मैं इसी तरह भी लिख सकता हूँ, एक 2 को 2 मल्टीप्लाई बाई 2 अपनी जगह पर, ठीक है, क्योंकि दो अंडर रूट में 2 है तो इससे एक निकल जाएगा, फिर 2 आएगा, एक 2 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 4 आएगा, ऊपर एक के साथ एक अंडर रूट 2, आपके पास ऊपर बचेगा 1 और नीचे बचेगा आपके पास 1 ओवर 2 अंडर रूट 2, ठीक है, 1 ओवर 2 अंडर रूट 2। तो ऑप्शन नंबर सी ठीक रहा। इससे पहले जो हमारे पास एमसीक्यूज था कौन सा है, तो नहीं इससे पहले था, इसमें ऑप्शन नंबर सी ठीक है, हाँ ऑप्शन नंबर डी ठीक नहीं था, सॉरी। हाँ चलो एमसीक्यूज नंबर नेक्स्ट की तरफ जाते हैं, लेकिन इससे पहले मैंने आपके साथ कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जो कि सिर्फ आपको समझने के लिए लिखे हैं, और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर मैंने आपके साथ कुछ टर्म्स थे, इसको मैंने लिखा है, फेज डिफरेंस किसी कहते हैं, पाथ डिफरेंस किसी कहते हैं, और साथ साथ टाइम डिफरेंस किसी कहते हैं। प्यारे बच्चों, फेज डिफरेंस असल में दो वेव्स के दरमियान जो कि इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट में जो डिफरेंस होती है इसको हम कहते हैं, अगर इसको हम रिप्रेजेंट करें एंगल में रिप्रेजेंट करें, अगर किसी दो वेव्स के स्टार्टिंग पॉइंट को हम, अगर दो वेव्स के स्टार्टिंग पॉइंट को हम डिफरेंस है और इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं, इन्हीं डिफरेंस को हम रिप्रेजेंट करें किसी एंगल में, तो इसको हम कहेंगे पाथ डिफरेंस, इसको फेज डिफरेंस, सॉरी, इसको हम डेल फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह पाथ डिफरेंस मतलब अगर दो वेव्स के दरमियान डिफरेंस है, स्टार्टिंग पॉइंट में डिफरेंस है, लेकिन पाथ इसको हम लीनियर डिस्टेंस में रिप्रेजेंट करें तो इसको हम कहते हैं पाथ डिफरेंस। और टाइम डिफरेंस मतलब अगर एक वेव पहले शुरू हो गया है और दूसरा इसके बाद शुरू हो गया है, इसको हम अगर टाइम में रिप्रेजेंट करें तो उसको हम कहेंगे टाइम डिफरेंस, ठीक है। अब ये सवाल ये है कि इसका रिलेशनशिप क्या है। रिलेशनशिप ये है, फेज डिफरेंस का जो रिलेशनशिप है, पहले ये देखिए कि पाथ डिफरेंस का जो रिलेशनशिप है ये हमारे पास है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल एक्स से। आपके पास आएगा डेल एक्स इज इक्वल टू लेमडा मल्टीप्लाई बाय फेज डिफरेंस डिवाइड बाई 2 पाई, ठीक है, आपके पास रिलेशनशिप होगा। अगर आप दिस इज कॉल्ड दिस वन, अगर आप फेज की बात करते हैं, फेज डिफरेंस से, तो यहाँ से फेज डिफरेंस फाइंड कीजिए, डेल फाई इज इक्वल टू, यहाँ पर मल्टीप्लाई करें 2 पाई मल्टीप्लाई बाय डेल एक्स डिवाइडेड बाय
लेमडा। ये आपके पास रिलेशनशिप हो गया फेज डिफरेंस के लिए। अभी यहाँ पर आप देखिए, तो आपको मालूम है प्यारे बच्चों, यहाँ आपको मालूम है कि आपकी v इज इक्वल टू एफ लेमडा, आपको पता है v इज इक्वल टू एफ लेमडा। अगर लेमडा को मैं इसी तरह शिफ्ट कर लूँ, आपके पास आएगा v बाई लेमडा इज इक्वल टू एफ, या आप इसी तरह लिख सकते हैं कि 1/, लेमडा इज इक्वल टू एफ बाई वी। शाबाश। तो आपके पास यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, ये क्या है, ये 1/, लेमडा है ना, ये देखिए ए शाबाश, ये 1/, लेमडा। तो इसकी जगह आप एफ बाई वी भी लिख सकते हैं। तो आपके पास आएगा डेल फाई इज इक्वल टू, मतलब फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई इंटू मल्टीप्लाई बाय डेल एक्स, और इसके साथ क्या है और फैक्टर, तो इसके 1/, लेमडा की जगह मैं लगाऊंगा एफ और डिवाइडेड बाय वी। शाबाश। ये मैंने क्यों लिखा, अभी आपको पता लगेगा कि मैंने क्यों लिखा। ठीक है, ये दूसरा फार्मूला हो गया, ये हो गया तीसरा फार्मूला। ठीक है, ये अपने पास इंतहाई ज़रूरी चीज़ है, अपने पास नोट कीजिएगा। मैं थोड़ा सा थका हूँ इसलिए मैं आराम आराम से बोलता हूँ। और लास्ट हमारे पास जो टाइम डिफरेंस का फार्मूला है, ये है डेल टी इज इक्वल टू 2 पाई एफ, इज इक्वल टू डेल फाई मतलब फेज डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय टी डिवाइडेड बाय 2 पाई। ठीक है, ये 4 फार्मूले जो है ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है। इस पर मुख्तलिफ MCQs आ सकते हैं और आप इसको बिल्कुल टक प्लक में सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, इसके बाद है MCQs नंबर 5 की तरफ चलते हैं। अभी आपको पता लगेगा कि आपने क्या याद किया और क्या याद नहीं किया। अगर फ़ायदा है, अगर ये याद किया होगा तो अभी फ़ायदे का भी पता लगेगा। शाबाश। देखिए MCQs नंबर है 5 कि अ साउंड ऑफ 400 हर्ट्ज़ इज़ ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 320 मीटर पर सेकंड। ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, ये स्पीड दिया गया है। व्हाट इज़ द फेज डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स एट 0.2 सेंटीमीटर अपार्ट्स। यहाँ पर आपको आपसे पूछते हैं कि फेज डिफरेंस फाइंड करना है। फेज डिफरेंस मतलब हमारे पास 2 पॉइंटों के दरमियान फेज डिफरेंस फाइंड करना है कि वजह इन 2 पॉइंट्स के दरमियान कितने फ़र्क है, लेकिन कितने फ़र्क कितना है, इसको डिग्री में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये वाला सवाल आया था ईटा में, आया था ईटा। इससे पहले आप जो PMC से पहले जो टेस्ट कंडक्ट करते थे, इसको हम ईटा कहते थे। ईटा पर इंजीनियरिंग या इंजीनियरिंग के टेस्ट में आया था और सवाल इसी तरह था। चलो आपके यहाँ पर कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। शाबाश। देखिए पहले फार्मूले, सेकंड फार्मूले की तरफ देखिए 2 पाई डेल एक्स डिवाइड बाय लेमडा। लेकिन यहाँ पर देखिए आपको फ्रीक्वेंसी भी दिया गया है और वेलोसिटी भी दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर न फ्रीक्वेंसी है और न वेलोसिटी है। इसके लिए जो चौथा फार्मूला मैंने डिराइव किया, ये तीसरा फार्मूला ये वाला 2 पाई डेल एक्स, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 2 पॉइंट के दरमियान जो पाथ है, यहाँ पर जो आपको दिया गया है डेल एक्स। ठीक है, और ये हमारे पास है एफ और ये वेलोसिटी। यहाँ पर फुट कीजिए, शाबाशी फार्मूले इस्तेमाल कीजिए, आपके पास आएगा डेल फाई इज इक्वल टू 2 पाई मल्टीप्लाई बाय डेल एक्स मल्टीप्लाई बाय फ्रिक्वेंसी डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। शाबाश। आपके पास आएगा फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई मल्टीप्लाई बाय डेल एक्स किसी कहते हैं, डेल एक्स कितना है 0.2 मीटर, मल्टीप्लाई बाय फ्रिक्वेंसी कितनी है 400 हर्ट्ज़ है। ठीक है, डिवाइडेड बाय वेलोसिटी कितनी है 320 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसको आप सिंप्लीफाई करें, इसको दूड़ा करें, दूड़ा का मतलब कैंसिल करें, तो आपके पास नीचे आएगा 10, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये एक 0 इसके साथ कैंसिल होगा, आपके पास बचेगा ऊपर क्या 2 पाई मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 4, ये आपके पास, और नीचे आएगा 32 आएगा। 4 1 ज़ार 4, 4 8 ज़ार 32। ठीक है, आपके पास यहाँ पर 2 है, 2 1 ज़ार 2 और 2 4 ज़ार 8, आपके पास आएगा 2 पाई डिवाइडेड बाय 4, और भी सिंपल होता है। ठीक है, आपके पास आएगा पाई बाय 2। ये वह है सवाल, आपका जवाब हो गया ऑप्शन नंबर सी, और ये आया था इंजीनियरिंग के टेस्ट में आया था। ठीक है, समझ आ गई बात। चलो स्टूडेंट्स, मैं आज इंतहाई तका हूँ और आखिरी MCQs रह गया, इसको भी डिस्कस करते हुए फिर इंशाल्लाह ख़त्म कर। MCQs नंबर लास्ट है क्वेश्चन, MCQs नंबर 6, इंटेंसिटी विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिलेशनशिप रिगार्डिंग आई मीन इंटेंसिटी, ए मीन एम्पलीट्यूड। यहाँ पर आपसे दिया गया है ऑप्शन ABC, कौन सा करेक्ट है। करेक्ट और ना करेक्ट तब तो आपको पता लगे जब आप इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड के दरमियान आप रिलेशन का पता तो लग जाए।
आपको पता है कि इंटेंसिटी किसे कहते हैं प्यारे बच्चों? इंटेंसिटी हमारे पास असल में एनर्जी होती है। क्या होती है? एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय अवेव पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ठीक है, इसको हम कहते हैं इंटेंसिटी। इसको थोड़ा सा क्या करें, थोड़ा सा एक्सप्लेन करें और थोड़ा सा इसको और टर्म में लिख ले, एम्पलीट्यूड के टर्म में लिखे तो आपको पता लगेगा। शाबाश। इधर आपके पास आएगा इंटेंसिटी इज इक्वल टू ऊपर क्या है, एनर्जी डिवाइड बाय टाइम। प्यारे बच्चों आपको पता है कि आपने एक टर्म पढ़ा था, पावर इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम। वर्क डन मतलब एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो आपके पास आएगा इंटेंसिटी इज इक्वल टू ए, ऊपर एनर्जी नीचे टाइम, मतलब ये है, ये तो पावर हो गया। ठीक है, ठीक है। तो आप इसी तरह भी लिख सकते हैं पावर डिवाइड बाय एरिया। शाबाश। सो द एनर्जी ट्रांसमिटेड, द पावर ट्रांसमिटेड बाय a wave, the power transmitted by a wave per unit area is called intensity. Yeah, the energy transmitted by a wave per unit area per unit time is called intensity. शाबाश। और इसके बाद आप इसी तरह भी लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, इंटेंसिटी इज इक्वल टू, इंटेंसिटी इज इक्वल टू आप यहाँ पर लिखेंगे एरिया की जगह आप लिखें पाई आर स्क्वायर लिखें, तो आपके मतलब ये हो गया कि इंटेंसिटी इज इक्वल टू 1/r स्क्वायर, आर स्क्वायर 1 स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर के साथ इनवर्स रिलेटेड है। अभी सवाल ये है, सवाल के मुताबिक आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट रिलेशनशिप। याद रखिए इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड जो है इसका आपस में ऐसा रिलेशनशिप है। ठीक है, मतलब इसका ग्राफ अगर हम ड्रा करें, ये हमारे पास एम्पलीट्यूड है, ये हमारे पास इंटेंसिटी है, तो एम्पलीट्यूड में कम चेंज आएगा और इंटेंसिटी में ज़्यादा चेंज, एक्सपोनेंशियल ग्राफ आएगा, एक्सपोनेंशियल ग्राफ। ठीक है, इसी तरह आएगा। तो आपके पास आएगा इंटेंसिटी इज इक्वल टू सम कांस्टेंट के इंटू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, या यहाँ पर भी ए स्क्वायर पर डिवाइड करें, एम्पलीट्यूड हमारे पास ए है, आपके पास आएगा आई डिवाइड बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू के कांस्टेंट, ये हमेशा के लिए कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये हो गया आपके पास रिलेशनशिप, और इसी रिलेशनशिप को आप इस्तेमाल करते हैं, या अल्लाह खैर, इसी रिलेशन को आप इस्तेमाल करते हैं। तो आपके पास ये वाला सवाल भी आया था, ईटा के टेस्ट में आया था, कुछ पता नहीं कौन से साल आया था, मुझे साल का पता नहीं है, लेकिन कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट वन। और यहीं के लिए, आज के लिए यही काफ़ी है, क्योंकि मैं इंतहाई थका हूँ। और फिर इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ और एक नए जज्बे के साथ। लेकिन फिर भी आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप अपने क्वेश्चन जो है अपने कमेंट्स बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। ऑल यूर क्वेश्चंस यू विल बी कार्डियली एक्सेप्टेड। ओके, सॉरी जो है इंशाल्लाह मैं इसको एक्सेप्ट करूँगा। अपनी खुसूसी दुआ में मुझे ज़रूर याद कीजिए। आपका जो भी मुझे समझते हो, लेकिन आपका खैर ख्वाह वलीद खलील फ्रॉम पेशावर, and the time is right now 11, do you know, 11 p.m. It is just for you. I'm recording for the sake of you, and for sake of those students who do not have access to the teachers, and who do not afford the fee of the teachers. That is why I'm, for the sake of God, I'm recording these lecture for you. Remember me in your prayers. Allah Hafiz.